असंपृष्ट रज्जु प्राणियों के मध्य की संयोजी कड़ी है। तो बेलेनोग्लासेस को असंपृष्ट रज्जु और संपृष्ट रज्जु के बीच की संयोजी कड़ी क्यों कहा जाता है, ऐसा वैज्ञानिक कारण है। तो आपको वैज्ञानिक कारण लिखते समय एक बात ध्यान में रखना है बच्चों, कि आप जब भी इसका आंसर लिखेंगे आप पॉइंट्स में ही लिखेंगे। मोस्टली पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स करके अगर आप लिख सकते हैं तो 4 पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप मेन पॉइंट्स देकर 2 ही पॉइंट में आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेलेनोग्लासेस जो होता है वह असंपृष्ट रज्जु के कुछ असंपृष्ट रज्जु जो प्राणी है उनके कुछ गुणधर्म दर्शाता है। उसी प्रकार संपृष्ट रज्जु जो प्राणी है उनके शरीर में मेरुदंड पाया जाता है, और बेलेनोग्लासेस में मेरुदंड भी होता है, यानी कि बेलेनोग्लासेस असंपृष्ट रज्जु प्राणियों के भी कुछ गुणधर्म दर्शाता है और संपृष्ट रज्जु प्राणियों के भी कुछ गुणधर्म दर्शाता है। इसलिए बेलेनोग्लासेस को संपृष्ट रज्जु और असंपृष्ट रज्जु प्राणियों के मध्य की संयोजी कड़ी कहते हैं। एक और क्वेश्चन है, सभी शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी संपृष्ट रज्जु प्राणी होते हैं, परंतु संपृष्ट रज्जु प्राणी शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी नहीं होते हैं। अब देखो संपृष्ट रज्जु प्राणियों में क्या होता है, तो संपृष्ट रज्जु प्राणियों के शरीर में पृष्ठ रज्जु नामक अवयव पाया जाता है, लेकिन शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणियों में क्या होता है, जब वो भ्रूण अवस्था में होते हैं तो उनमें पृष्ठ रज्जु होता है, लेकिन जब उनका पूर्ण विकास हो जाता है तो शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणियों में मेरुदंड होता है, यानी कि शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणियों में पृष्ठ रज्जु और मेरुदंड दोनों पाया जाता है। संपृष्ठ रज्जु प्राणियों में केवल पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, इसलिए सभी शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी जो होते हैं उनको संपृष्ठ रज्जु प्राणी हम कह सकते हैं, क्योंकि शीर्ष पृष्ठ रज्जु में पृष्ठ रज्जु है और पृष्ठ रज्जु वालों को हम संपृष्ठ रज्जु कहते हैं इसलिए। लेकिन संपृष्ठ रज्जु प्राणियों को शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी नहीं कह सकते, क्योंकि शीर्ष पृष्ठ रज्जु में मेरुदंड होता है, जो कि संपृष्ठ रज्जु प्राणियों में मेरुदंड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कछुआ भूमि तथा पानी दोनों में रहता है, परंतु इसका उभयचर वर्ग में समावेश नहीं किया जाता है। अब देखिए, कुछ प्राणी जो होते हैं जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो ऐसे प्राणियों को हम उभयचर प्राणी कहते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखते हैं मेंढक। मेंढक जो होता है वो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, इसलिए मेंढक को हम उभयचर कहते हैं। अब इनकी अगर हम, लेकिन कछुआ भी है, पानी पे भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, लेकिन फिर भी इसको हम उभयचर वर्ग में नहीं रखते। अब इसका वजह क्या है, तो फ्रॉग, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। मेंढक जो होता है जब वो पानी में रहता है तो वो अपने त्वचा से श्वसन करता है। पानी में जब रहता है तो वो त्वचा से श्वसन करता है, और जब भूमि पर यानी कि लैंड पर, जमीन पर रहता है तो वो फेफड़े से श्वसन करता है। अब कछुआ क्या करता है, कछुआ जो होता है वो जब जमीन पे रहता है तो फेफड़े से श्वसन करता है, लेकिन पानी में जब रहता है तब किसी और अवयव का उपयोग नहीं करता। वो क्या करता है, उसको जब श्वसन करना होता है वो अपनी गर्दन पानी के बाहर निकालता है। इसलिए आपने देखा होगा कि टॉर्टोइस जितने भी होते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाहर आते हैं, यानी उनकी आपको गर्दन बाहर दिखेगी। तो वो क्यों, वजह यही है कि वो लोग जब भी पानी में रहते हैं उसके बावजूद भी वो अपनी गर्दन बाहर निकाल के फेफड़े से ही श्वसन करते हैं, यानी पानी में रहे या जमीन पर रहे, दोनों अवस्थाओं में वो फेफड़ों से ही श्वसन करते हैं। इसीलिए कछुए को हम उभयचर में इसका समावेश नहीं करते, बल्कि इनका समावेश हम सरीसृप वर्ग में करते हैं। और कछुओं में जो होता है वो बाह्य कंकाल होता है, लेकिन उभयचर प्राणियों में बाह्य कंकाल नहीं होता है। तो ये एक डिफरेंस है कि कछुओं में बाह्य कंकाल होता है और उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं होता है। और दूसरा बात होता है कि उभयचर जो होते हैं जब पानी में रहते हैं तो वो त्वचा से श्वसन करते हैं, और भूमि पर रहते तो फेफड़े से श्वसन करते हैं। लेकिन कछुआ जो होता है वह पानी में रहे या भूमि पर रहे, दोनों अवस्था में वह फेफड़ों से ही श्वसन करता है। इसलिए उसका जो वर्गीकरण है वो उभयचर में ना करते हुए उसका सरीसृप वर्ग प्राणियों में समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। केचुए को किसान का मित्र कहते हैं। तो केचुए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि केचुआ जो होता है वह खेत की जो मिट्टी है वो ऊपर नीचे करता है। अब जो ऐसा वो करता है, ऊपर नीचे करता है, तो उस समय वो मिट्टी जो होती है वो भुरभुरी हो जाती है, और मिट्टी भुरभुरी होने की वजह से जो वनस्पति के जड़े हैं वो और अंदर तक जा पाते हैं और उनकी बढ़िया ढंग से वृद्धि होती है। जब
केचुए जमीन को ऊपर नीचे करते हैं तो वहां के जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको खाते हैं। उनको खाने से कार्बनिक पदार्थों का विघटन हो जाता है और उनकी जो मलविष्ठा होती है वो खेतों में बढ़िया रूप से खाद का निर्माण करते हैं। आपने देखा भी होगा केचुआ खाद भी मिलता है। जमीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए लोग केचुआ खाद का यूज करते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए और फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। इन सभी कारणों से केचुए को किसान का मित्र कहते हैं। आपको यहाँ पे 3 पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक जो होता है केचुआ जो होता है वो मिट्टी को ऊपर नीचे करता है, उससे मिट्टी जो होती है भुरभुरी हो जाती है और उनकी जड़ों की वृद्धि होती है। सेकेंड पॉइंट में आपको ये ध्यान में रखना है कि उसके अपशिष्ट जमीन के जो मिट्टी के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ये खाते हैं और इससे कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। और थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इन केचुओं की जो मलविष्ठा होती है ये अच्छा एक खाद बनती है। इन कारणों से केचुए को किसान का मित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद में जोक का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। अब आपको पता है कि जोक ऐसा प्राणी है जो अगर हमारे स्किन पर चिपक गया तो वो पूरा ब्लड चूस लेता है, ये उसका कार्य है। अब इसका औषधोपचार में या आयुर्वेद में कैसे उपयोग करते हैं, तो क्या होता है कि आयुर्वेद में जो शरीर से अशुद्ध रक्त है, अगर शरीर में अशुद्ध रक्त हो गया तो उसको बाहर निकालने के लिए या शरीर में जो रक्त का थक्का है उसको बाहर निकालने के लिए जोक का उपयोग करते हैं। जोक क्या करती है, शरीर से अशुद्ध रक्त खींच लेती है और अशुद्ध रक्त को वो पी जाती है। अब रोगी के शरीर से अशुद्ध रक्त निकल गया बाहर तो रोगी को आराम मिलता है। अब ये रक्त जो होता है ये जोक ने पी लिया तो पीने के पश्चात एक विशेष प्रकार का रसायन निर्मित हो जाता है एक जोक के शरीर में, जिसका नाम है हीरोडिनिया। ये हीरोडिनिया क्या करता है, अब देखिए जोक ने रक्त पी लिया, शुद्ध रक्त पी लिया तो उसके शरीर में वो थक्का जम जाएगा। तो ये जो हीरोडिनिया है ये थक्के को जमा नहीं होने देता है। इस कारण इस रसायन का उपयोग भी चिकित्सा कार्य में किया जाता है। यानी जो हीरोडिनिया है इस रसायन का उपयोग भी चिकित्सा कार्य में किया जाता है और अशुद्ध रक्त बाहर निकालने के लिए रोगी के शरीर से बाहर निकालने के लिए जोक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेलीफिश के संपर्क में आने पर शरीर में दाह निर्माण होती है, ऐसा क्यों होता है? तो जेलीफिश जो है वो सिलेंटरेटा संघ का प्राणी है। अब जेलीफिश में स्पर्शिकाएं होती है, वो दंश पेशियां होती है। इसका वो जेलीफिश कब यूज करती है, जब वो अपने भक्ष्य को पकड़ने जाती है तो उस दंश पेशियों का स्पर्शिकाओं का उपयोग करती है भक्ष्य को पकड़ने के लिए, पकड़ती हैं और वो दंश पेशियां उसके शरीर में पेनिट्रेट करती है, उसके शरीर में डालती है, जिससे वो जो उसके शरीर का जो विष होता है वो दंश पेशियों युक्त स्पर्शिकाओं से वो विष उस जिस भक्ष्य को पकड़ेगी उस भक्ष्य के शरीर में वह विष अंतक्षेपण करती है, यानी भक्ष्य को वो घायल कर देती है। अगर हम या कोई प्राणी अगर जेलीफिश के संपर्क में जाते हैं तो वो जेलीफिश क्या करेगी, अपने दंश पेशिया युक्त स्पर्शिकाओं से हमारे शरीर में दंश करेगी और वो विष का अंतक्षेपण करेगी और वो शरीर विष जो है वो हमारे शरीर में फैल जाएगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में दाह या जलन निर्माण होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, सरीसृप वर्ग के प्राणियों का शरीर का तापमान स्थिर होता है, ऐसा क्यों सॉरी अस्थिर होता है? तो देखिए हम जो है सस्तन प्राणी है, स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी प्राणियों का शरीर का तापमान अस्थिर नहीं होता है, स्थिर होता है। समर हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, कोई भी सीजन हो, पूरे साल के 12 महीने देखिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर 36 to 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वो मेंटेन होता है टेम्परेचर। लेकिन सरीसृप वर्ग के प्राणियों का तापमान जो होता है वो अस्थिर होता है, यानी वो उनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, उनके बॉडी का टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि सरीसृप वर्ग के जो प्राणी है वो शीत रक्त वाले प्राणी है और उनके शरीर में जो तापमान नियंत्रण करने की क्षमता होती है, ऐसा कोई नियंत्रण ये नहीं है। मतलब पर्यावरण के हिसाब से अपने बॉडी का टेम्परेचर हम नियंत्रित कर सके, ऐसी यंत्रणा जैसे हमारे बॉडी में ऐसी कोई यंत्रणा सरीसृप वर्ग के प्राणियों में नहीं है और इसलिए उनका पर्यावरण का तापमान बदला कि उनके बॉडी का तापमान बदलता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार जैसे बारिश होने वाली होती है, बारिश के पहले या पहले बारिश हो जाती है तो सांप वगैरह जो होती है वो अपने बिल से बाहर निकलते हैं। तो ये हो जाता है क्योंकि वो लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर
पर्यावरण के हिसाब से डालते हैं, जबकि स्तनधारी प्राणियों का ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी तापमान नियंत्रण करने वाली कोई यंत्रणा उनके शरीर में नहीं है, इसीलिए उनके शरीर का तापमान जो होता है वह अस्थिर होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। रसायन उद्योगों में रासायनिक उत्प्रेरकों के स्थान पर सूक्ष्मजैविक प्रकिण्वों का उपयोग किया जाता है, या इसी को दूसरे तरह से क्वेश्चन आता है, सूक्ष्मजैविक प्रकिण्व पर्यावरण स्नेही या पर्यावरण हितैषी होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मार्च 19 में भी पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, जो सूक्ष्मजैविक प्रकिण्व होते हैं, देखिए हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया फास्ट हो जाए इसलिए हम लोग उसके स्थान पर रासायनिक उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं, लेकिन रासायनिक उत्प्रेरकों का जो कार्य करने की पद्धति है उससे बहुत कुछ उप उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद कुछ उप उत्पाद निकलते हैं, उनको फिर साफ करने का, स्वच्छ करने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ता है। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए उत्प्रेरकों का उपयोग करने के बाद जो क्षरण होता है जिस यूटेंसिल में या जिस मशीन में ये कार्य करते हैं, तो उसका क्षरण होता है। तो इसलिए ऐसे जो उपकरण है, ऐसे उपकरणों को लिए महंगे उपकरण का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो क्षरण रोधी होना चाहिए, नहीं तो उनका क्षरण होगा तो उनको बार बार चेंज करना पड़ेगा। ये सारा कब होता है, जब रासायनिक उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं। अब इन रासायनिक उत्प्रेरकों के स्थान पर यदि हम सूक्ष्म जैविक प्रकिण्वों का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, सूक्ष्म जैविक प्रकिण्व जो होते हैं वो कम तापमान पर, कम पीएच पर और कम दाब पर भी कार्यशील रहते हैं। अगर ये कम तापमान पर और कम पीएच पर अगर ये कार्यशील रहे तो ऊर्जा की बचत होगी, और ऊर्जा की बचत होगी, साथ में महंगे और क्षरण रोधी जो उपकरण है इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा देखिए, इसमें उप उत्पाद नहीं बनेंगे, उप उत्पाद नहीं बनेंगे तो शुद्धिकरण का खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें उप उत्पाद बन ही नहीं रहे। जबकि हमने देखा था कि रासायनिक उत्प्रेरकों का जब इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे उत्पाद बनते हैं, तो उसमें शुद्धिकरण का खर्चा बढ़ता है। तो इसमें इन सभी कारणों से देखिए, पहले पॉइंट में आपको ये मेंशन करना है कि सूक्ष्म जैविक जो प्रकिण्व होते हैं वो कम तापमान, कम पीएच और कम दाब पर कार्यशील होते हैं, इसलिए सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि इसके वजह से उनका जो है ऊर्जा का बचत होता है। थर्ड में हमको बताना है, थर्ड पॉइंट में, कि इसमें जो अनावश्यक उत्पाद होते हैं वह नहीं बनते हैं, इसलिए फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे कि इसका शुद्धिकरण का खर्चा कम हो जाता है। और ये इन सभी कारणों की वजह से हम सूक्ष्म जैविक प्रकिण्व का उपयोग करते हैं, या इन सभी कारणों की वजह से हम कहते हैं कि सूक्ष्म जैविक प्रकिण्व जो है वो पर्यावरण हितैषी होते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान में उत्परिवर्तित प्रजातियों का उपयोग बढ़ गया है। उत्परिवर्तित प्रजाति यानी क्या, तो ऐसे प्रजातियां जिनका हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके, जिनका हम जीन कोड चेंज करते हैं और मनुष्य के लिए औद्योगिक क्षेत्र में लाभ हो, इस लाभ के हेतु से ऐसी प्रजातियां बनाई जाती है जिनसे इंसान को, मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। जैसे हमने देखा है कि हरित क्रांति हुई, दुग्ध क्रांति हुई, इसमें ऐसे ऐसे वनस्पति की प्रजातियां या गाय भैंसों की प्रजातियां बनाई गई जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। तो सबसे पहला कारण यही है कि इसमें जो होती है उत्प्रेरित जो प्रजातियां होती है, इनके उपयोग करने से क्या होता है, उत्पादन में असीमित बढ़ोतरी होती है, यानी बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। इनकी वजह से नेक्स्ट हमको सेकंड पॉइंट में एक और ये लिखना है कि कचरा व्यवस्थापन है, प्रदूषण नियंत्रण है। ऐसे समस्याओं का निपटारा करने के लिए, ऐसे समस्याओं का निराकरण करने के लिए भी ऐसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आपको कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा फसल लेना है या उत्पादन लेना है, उसके लिए भी ऐसे उत्परिवर्तित प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। बीटी कॉटन आपने सुना होगा, बीटी कॉटन, ये क्या है, कॉटन पे एक कीड़ा होता है, कॉटन पे वो कीड़ा लगने की वजह से उसमें बहुत ज्यादा कीटकनाशक फहराए जाते हैं, और एक कीटकनाशक जितना ज्यादा फहराएंगे आप तो खर्चा बढ़ेगा, किसान का खर्चा बढ़ेगा। इससे अच्छी बीटी कॉटन करके बीटी फसल है, जिससे
वो अपने आप में ही ऐसे जनो उत्परिवर्तित प्रजाति है जिसमें कीटकनाशक का उपयोग नहीं करता, क्योंकि उसके पत्ते खाने के बाद वो कीड़ा अपने आप मर जाता है। तो इसमें आपका कीटकनाशक का जो खर्चा है वो बच गया। तो ये सभी कारणों की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से उत्परिवर्तित प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जकों में सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया से प्राप्त प्रकीर्णव मिलाए जाते हैं। तो बच्चों देखो, अपमार्जक अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, ओके। तो डिटर्जेंट में सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया प्राप्त करके प्रकीर्णव मिलाए जाते हैं। तो क्या होता है, सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया करने के बाद जो प्रक्रिया से जो प्राप्त प्रकीर्णव है वो मिलाने से वो जो अपमार्जक की कार्य करने की जो पद्धति है या उनकी कार्य क्षमता वो बढ़ जाती है। वो बहुत अच्छे प्रभावशाली ढंग से कार्य करने लगते हैं और इससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है। फिर वो कम तापमान पे भी कपड़ों का मैल अच्छे तरह से निकालना स्टार्ट करते हैं और इसीलिए अपमार्जकों में सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया से प्राप्त प्रकीर्णव मिलाए जाते हैं। आपको यही लिखना है कि सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया से प्राप्त प्रकीर्णव मिलाने से क्या होता है कि उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है और कार्य क्षमता बढ़ने की वजह से कपड़ों का मैल वह कम तापमान पर निकालना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए अपमार्जकों में सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया से प्राप्त प्रकीर्णव मिलाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए, आजकल सुरक्षित टीके का उत्पादन किया जा रहा है। ऐसा क्यों? सुरक्षित टीका यानी क्या? पहले क्या होते थे, टीके लगवाए जाते थे। तो पारंपरिक पद्धति से जो टीके लगवाए जाते थे उसमें जैसे पोलियो नहीं होना चाहिए, खसरा नहीं होना चाहिए, ये जो जितनी बीमारियां होती है बच्चों को, देखिए हम लोग टीके लगवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर ये कोई डिसीजेस है, पोलियो है, कोई खसरा है, हेपेटाइटिस है, कोई भी है, तो उसमें क्या होता है, किसी ये रोगाणु की वजह से होता है। विषाणु, जीवाणु, किसी भी रोगाणु की वजह से ये बीमारियां हो सकती है। उन रोगाणु को मारने वाले दूसरे रोगाणु, उनका उपयोग किया जाता था। तो उसमें क्या करते हैं, उन रोगाणु को मारने वाले जो दूसरे रोगाणु होते हैं उनको अधमरा किया जाता है या पूरी तरह से मार दिया जाता है और उससे टीका बनवाया जाता था। और मतलब टीका लगवाया जा रहा है तो क्या जा रहा है कि रोगाणु रोगाणु का टीका निर्माण करके सीधा आपके बॉडी में रोगाणु ही डाले जाते थे। अब उससे जो बीमारी होने वाली होती है वो तो खत्म हो जा रही है, लेकिन इन रोगाणु की वजह से संबंधित रोग होने की संभावना होती है। तो ये एक साइड इफेक्ट हो गया उसका। तो इससे अच्छा क्या किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृत्रिम विधि से टीके तैयार किए जाते हैं। कैसे? पहले क्या होता था कि जो रोगाणु डाले जाते थे, दूसरे रोगाणु को मारने वाले रोगाणु डाले जाते थे टीके के रूप में। लेकिन अभी इन्हीं रोगाणु से क्या किया जाता है, इन रोगाणु के जो प्रथिन है, वो जो प्रथिन जो प्रतिजन का कार्य करते हैं, तो वो प्रतिजन का कार्य करने वाले जनुक प्राप्त करते हैं और उन जनुकों से प्रयोगशाला में प्रतिजन तैयार करते हैं और फिर जो टीके लगवाए जाते हैं वो प्रतिजन होते हैं, रोगाणु नहीं होते हैं। रोगाणु का वो जो जनुक है, जो प्रतिजन का कार्य करता है, वो जनुक प्राप्त करते हैं, उससे प्रतिजन तैयार किया जाता है और प्रतिजन आपके बॉडी में डाला जाता है। इसलिए अभी संबंधित रोग होने की कोई खतरा ही नहीं है। अभी सिर्फ आपके बॉडी में प्रतिजन जा रहा है, रोगाणु नहीं जा रहे। इसलिए ये जो टीके हैं ये सुरक्षित टीके हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरणोपरांत देहदान और अंगदान जैसी संकल्पनाएं आगे आई है। अब देखिए बच्चों, बढ़ती हुई आयु की वजह से या फिर कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है या कोई बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है, इन कारणों से क्या होता है, शरीर के बहुत सारे या कोई अंग जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति का जीवन जीना कठिन हो जाता है और उसके प्राण भी संकट में आ सकते हैं, कम मृत्यु भी हो सकती है, होती है। ऐसी स्थिति में यदि अगर इस व्यक्ति का जीना मुश्किल है, मतलब उसका कोई शरीर का कोई पार्ट या कोई अंग क्षतिग्रस्त है, कार्य नहीं कर रहा है या उसकी कार्य क्षमता कम हो जाए, ऐसे कंडीशन में अगर उस व्यक्ति को जो अंग प्रॉपरली कार्य नहीं कर रहा है, वह अंग अगर उसको मिल जाता है तो उसके प्राण बचाए जा सकते हैं, उसका जीवन सहज रूप से अच्छा हो जाएगा। बराबर है। अब अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति,
जो पीड़ित है उसको छोड़ के अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु के बाद हम लोग क्या कहते हैं, उसका दाह संस्कार करते हैं, राइट। और ऐसे दाह संस्कार करने के बाद उसके शरीर के पूरे अंग जो है वो जलकर भस्म हो जाते हैं, वो किसी उपयोग में नहीं रहते हैं। यदि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है और जो मर गया है और उसके शरीर का कोई पार्ट, किडनी है, हार्ट है, कोई भी अगर पार्ट है, अगर वो अच्छे रूप से कार्य कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो जरूरतमंद व्यक्ति है, उसको अगर वो शरीर का पार्ट दान किया जाए, तो उसके जो पार्ट हैं, जो जलकर भस्म होने वाले ही हैं, वो यूज़ में आएँगे और जिसके यूज़ में आएँगे उसका जीना आसान हो सकता है। इसीलिए जो है अंगदान अगर किया जाए, तो ये बेहतर है और कुछ सरकारी और सामाजिक संस्थाएँ हैं, जो अंगदान के बारे में जनजागृति फैलाते हैं। तो इसलिए ये अंगदान करना, ये संकल्पना आगे आई है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आजकल पाठशाला में जाने वाले बच्चों में तनाव का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी इस स्टेज से फेस कर रहे हैं बच्चों कि आजकल जो है बच्चों में भी बहुत ज्यादा तनाव यानी टेंशन का माहौल निर्माण है। बहुत सारे बच्चे तनाव को, टेंशन को फेस कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो पहला कारण जो होता है कि देखिए आज का सारी समाज अपना जो है स्त्री पुरुष समानता होने की वजह से, स्त्रियों को स्वतंत्रता होने की वजह से भी स्त्रियां घर से बाहर जाती है, काम पे जाती है, आज पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपने कार्य करती है। और किसी कारणवश घर में अभी महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि वो घर की जरूरतें पूरी करने के लिए भी स्त्रियां घर से बाहर जाती है। तो घर से ऑलरेडी पिता घर से बाहर रहते हैं, माता भी घर से बाहर जाती है, तो बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। ऊपर से न्यूक्लियर फैमिली है आजकल, जॉइंट फैमिली नहीं रहते, तो बच्चे फिर से अकेले हो जाते हैं। दूसरी बात, स्कूल में आजकल कंपटीशन चल रहा है, अपना फ्रेंड अगर इतने परसेंट ला रहा है तो मुझे भी इतने परसेंट लाना है। ये इस तरीके से जानलेवा कंपटीशन हो रही है। इन सभी कारणों की वजह से बच्चे फिर इंटरनेट पर, मोबाइल पर, टीवी पर भी आजकल गलत-गलत मार्ग पर ले जाने वाले, बच्चों को लुभाने वाले कुछ विज्ञापन दिखाए जाते हैं, उसमें भी बच्चे फँस जाते हैं, गलत मित्रों के संगत में आते हैं और गलत आदतें लग जाती है। इन सभी कारणों की वजह से बच्चे अपने आप को सुरक्षित नहीं पाते हैं या सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। उनके मन में बहुत सारी भावनाओं की जो उठने वाली जो भावना है, उनकी पूर्ति नहीं होती है। इन सभी कारणों की वजह से बच्चों में तनाव का सामना करना पड़ता है। तो आप फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट में ये लिखेंगे कि विभक्त परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है, जिसमें स्त्री पुरुष सभी काम पर जाते हैं, यानी माता और पिता भी घर से बाहर रहते हैं, तो बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। दूसरी बात, स्कूलों में जो है पढ़ाई के लिए जानलेवा स्पर्धा हो रही है, उसके लिए भी वो टेंशन में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे कि जो इंटरनेट और टीवी पर जो बच्चों को लुभाने वाले विज्ञापन आते हैं, उसमें वो फँस जाते हैं। कुछ मित्र होते हैं जो उनको गलत मित्रों की अगर संगत पड़ गई तो गलत आदतें निर्माण होती है और बाहर का वातावरण जो होता है वो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। और लास्ट पॉइंट में उनके मन में जो उठने वाली भावनाएँ उनकी पूर्ति नहीं होती है। इन सभी कारणों की वजह से बच्चों में तनाव का सामना करना पड़ रहा है। आपके आप क्वेश्चन इसमें कम ज़्यादा पॉइंट्स भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। और ये जो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस जो होते हैं आपके स्वमत को ज़्यादा उसमें वाव मिलता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे बच्चों को अपने मन की बात रखनी है, आपके मत रखने हैं। आपका स्वमत क्या है वो रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको 100% अटेम्प्ट करना है क्योंकि आपके स्वमत को मार्क्स देना ही है। रिलेटेड आंसर आप कुछ ना कुछ रिलेटेड ही लिखेंगे क्योंकि आप 10वीं के बच्चे कुछ भी आंसर तो लिखेंगे नहीं। तो अगर आप रिलेटेड कुछ भी लिखते हैं उससे रिलेटेड, तो आपके मत को यहाँ पे पूरा मार्क्स दिया जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है। मोस्टली चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10, 9 और 10 चैप्टर का आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है बच्चों। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें से ज्यादा स्वमत वाले प्रश्न आएंगे और स्वमत को मार्क्स देना ही है, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है। और एक प्रश्न देखते हैं, स्त्री पुरुष असमानता के कारण लड़कियों में तनाव की समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बच्चों, अधिकांश परिवारों में क्या होता है,
लड़कों को स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन लड़कियों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। रात को ज्यादा समय तक बाहर नहीं रहना है, जल्दी घर में आना है, इधर उधर घूमने नहीं जाना है। इवन हमने देखा है कि अगर लड़कियों को स्कूल भी जाना है या ट्यूशन भी जाना है तो साथ में छोटे भाई बहन को भेजा जाता है, यानी लड़कियों को अकेले नहीं जाने देते। उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, क्योंकि उसकी खास वजह भी होती है कि बाहर का जो वातावरण है वो लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। इनकी वजह से लड़कियों में भी और लड़कियों के माता-पिताओं में भी उनकी सुरक्षा की चिंता उत्पन्न हो जाती है। लड़कियों से छेड़छाड़ करना, लड़कियों पर भद्दे मज़ाक करना, ये तो आजकल आम बात हो गया। हम लोग आजकल तो इतनी न्यूज़ में देखते हैं कि लड़कियों का शारीरिक शोषण हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, ये तो हमको न्यूज़ सुनने में आता है। तो ये सारा जो माहौल है, वो लड़कियों के मन में एक प्रश्न निर्माण करता है कि उनके लिए बाहर का जो वातावरण है वो सुरक्षित नहीं है, ऐसा वो फील करती है। ये सभी कारणों की वजह से लड़कियों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। अब हम कितना भी कहें कि लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर बाहर जाती है, लेकिन अपनी जो संस्कृति है वह सामाजिक स्तर पर पुरुष प्रधान संस्कृति है, और पुरुष प्रधान संस्कृति होने की वजह से स्त्री पुरुष असमानता हमेशा देखने को मिलती है। ये भी कारण है, और इन सभी कारणों की वजह से लड़कियों में तनाव का तनाव की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों? और एक क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बच्चों जो स्वमत वाले हैं, ये आपको अच्छे से कर लेना है। इसमें से आपके मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं, तो इसलिए पास होने के लिए बहुत ही, मतलब ये 2 चैप्टर जो है 9th एंड 10th चैप्टर, ये बहुत ही मायने रखता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप, इस चैप्टर को आपने एक बार पढ़ भी लिया, तो आप बाकी अपने उससे रिलेटेड आप अपना मत रख सकते हैं और आप पूरे मार्क्स कवर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, शराब या मदिरा का सेवन करना हमेशा ही नुकसानदायक होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि शराब या मदिरा का सेवन करना ये नुकसानदायक होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए बच्चों, जो शराब बनाई जाती है, उस बहुत सारी अवैध फैक्ट्रियाँ होती है, जिनको लाइसेंस भी नहीं होता है, ऐसी भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती है। तो ऐसे फैक्ट्रियों में कभी-कभी क्या होता है, गलत तरीके से, गलत विधि से अगर शराब बनाई गई तो उसमें विषैली शराब निर्माण हो जाती है, और अगर ऐसे शराब पी गए तो ऐसे शराब के सेवन करने से मृत्यु भी हो जाती है। ये सबसे खतरनाक होता है। अगर ऐसा नहीं भी है तो शराब पीने वाले व्यक्ति जो होते हैं, शराब में हम सभी को मालूम है कि अल्कोहल होता है, राइट? C2H5OH फार्मूला हम जानते हैं। इथिल अल्कोहल होता है, उसका कुछ परसेंटेज होता है। तो ये जो अल्कोहल होता है, ये सीधा तंत्रिका संस्थान यानी मस्तिष्क की जो मध्यवर्ती सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस पर वो प्रभाव डालता है। तो हम मानसिक संतुलन, जो आप जब भी देखते होंगे शराबी जो होते हैं, जब शराब पिए हुए कंडीशन में होते हैं, तो उनको, उनकी जो मानसिक अवस्था होती है वो कंट्रोल में नहीं होती है। फिर यकृत और वृक्क, इनकी कार्यक्षमता को भी प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट तो ये किडनी पर करता है। फिर मदिरा पीने वाले व्यक्ति की जो होती है आयु कम हो जाती है। और विद्यार्थियों में देखिए, विद्यार्थियों में अगर शराब पी जाए विद्यार्थियों द्वारा, तो विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति, सीखने की क्षमता और सोचने की क्षमता कंप्लीटली नष्ट हो जाती है। पूरी तरीके से सोचने की क्षमता, सीखने की क्षमता और स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। और हम सब देखते हैं कि अगर शराब पीने वाले लोग हमारे आस पड़ोस में है, तो इससे सामाजिक और पारिवारिक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोगों में घर में भी झगड़े होते हैं, और नेबर्स से, उनके पड़ोसियों से भी झगड़े हो जाते हैं, यानी सामाजिक और पारिवारिक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। और इन सभी कारणों की वजह से शराब या मदिरा का सेवन करना हमेशा नुकसानदायक होता है। तो आप पहले पॉइंट में लिखेंगे कि इससे अगर कभी विषैली शराब निर्माण होती है तो उससे मृत्यु हो सकती है। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे कि उसमें अल्कोहल होता है जो तंत्रिका संस्थान पर इफेक्ट करता है और वृक्क और यकृत पे भी प्रभावित करता है। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे कि ऐसे व्यक्ति की आयु जो होती है वह कम हो जाती है, और विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, सीखने की क्षमता और सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में आपका आता है सामाजिक और पारिवारिक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, और इन सभी कारणों की वजह से शराब या मदिरा का सेवन करना हमेशा नुकसानदायक होता है। आपके पॉइंट्स आगे पीछे होंगे, चलेगा, कम ज्यादा होंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमें अपने डेबिट कार्ड या पिन नंबर गुप्त रखना चाहिए। अभी आप सब जानते हैं बच्चों, डेबिट कार्ड से हम लोग अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। अब जब बैंक अकाउंट से एटीएम से हम पैसे निकालते हैं, उस वक्त हमें एक पिन मांगा जाता है। जब हम पिन डालते तभी हमारे उससे डेबिट कार्ड से हम पैसे निकाल सकते हैं। यदि ये किसी व्यक्ति के हाथ लग गया पिन, तो कोई भी व्यक्ति हमारे डेबिट कार्ड से पैसे निकाल सकता है। देखो, जब तक अगर हमारा डेबिट कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में लग भी गया, तभी भी वो हमारे अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके लिए पिन लगता है। लेकिन अगर पिन भी मिल गया तो वो 100% हमारे बैंक से पैसे निकालने में सक्षम हो जाएगा और बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे आर्थिक नुकसान से बचने के लिए हमें अपना डेबिट कार्ड का पिन जो है वो हमेशा गुप्त रखना चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स को भी नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदान पर खेले गए खेलों का महत्व अतुलनीय है। आजकल हम लोग देखते हैं बच्चे मोबाइल पे ही लगे होते हैं, मोबाइल पे ही गेम खेलते हैं और मैदानी खेल भूल जा रहे हैं या कम खेल रहे हैं। तो मैदान पर खेलना, इसका एक महत्व जो है वो अतुलनीय है, यानी उसके कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैदान पर खेले गए खेलों के द्वारा सबसे पहले शारीरिक व्यायाम होता है। अगर शारीरिक व्यायाम होगा तो हमारा शारीरिक लाभ होगा ना। एक्सरसाइज अच्छी हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। अब जो खेलने वाले लोग होते हैं, खिलाड़ी देखिए, वो लोग सुबह उठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर समय पर खाना खाते हैं। तो इसमें क्या होता है, उस व्यक्ति में एक व्यक्तिगत अनुशासन निर्माण हो जाता है, डिसिप्लिन वाली लाइफ स्टार्ट होती है। ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं वो दूसरे खिलाड़ियों के साथ बात करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं। इनमें से इससे उन व्यक्तियों में एकता की भावना का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, अकेले जीतने के बारे में नहीं सोचते, वो टीम वर्क, मेरी टीम है, मेरी टीम जीतना चाहिए। तो इसमें इससे क्या होता है, एकता की भावना निर्माण होती है। मैदान पर खेलने से हम बाकी सभी खिलाड़ियों के साथ रहते हैं। इसके वजह से अकेलापन जो होता है या मानसिक तनाव होता है, निराशा हो जाती है, वो कम हो जाती है और व्यक्ति अधिक सामाजिक होता है। इसी कारण हमें जो है वो मैदानी खेल खेलना चाहिए। तो हम क्या-क्या पॉइंट लिखेंगे? अगर मैदान पर खेलते हैं तो शारीरिक व्यायाम होता है और शारीरिक व्यायाम से शारीरिक लाभ होता है। ठीक है? सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि इससे व्यक्ति में अनुशासन का निर्माण होता है और एकता की भावना का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कि मैदान पर खेलने से अकेलापन, मानसिक तनाव और निराशा कम हो जाती है। अपना मानसिक तनाव और निराशा कम करने के लिए कोई भी गेम खेलना एक हॉबी तो भी होनी चाहिए व्यक्ति की। इससे मानसिक तनाव और निराशा कम हो जाती है और ऐसे जो व्यक्ति है वह सामाजिक होते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। इसलिए मैदान पर खेले गए खेलों का महत्व अतुलनीय है। लास्ट चैप्टर देखते हैं, आपदा प्रबंधन में इसके कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक कारण। अभिरूप सराव जो है, अभिरूप सराव यानी नकली या कृत्रिम अभ्यास, ये उपयुक्त होता है। ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों, आपदा जो होती है वह बता के नहीं आती है। आपदा किसी भी प्रकार की हो सकती है, मानव निर्मित भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है। तो ऐसे आपदाओं का निपटने का एक महत्वपूर्ण अभ्यास यानी अभिरूप सराव। ठीक है? आपदा की स्थिति में तुरंत और कम से कम समय में तैयारी करने की स्थिति का मापन करने का एक महत्वपूर्ण साधन है अभिरूप सराव। अगर आपदा आती है तो ऐसी स्थिति में तुरंत और कम से कम समय में हम उस स्थिति का मापन कर सकते हैं, ऐसा ये एक साधन है। आपदा आने पर उससे निपटने के लिए कुछ योजनाएं पहले से बनाई जाती है। मान लीजिए आपको पता है कि जो आपदा प्रबंधन अधिकारी होते हैं, जिला लेवल पर जिलाधिकारी, स्टेट लेवल पर मुख्यमंत्री होते हैं, ये हम सबने देखा है। तालुका लेवल पर तहसीलदार होता है और गांव स्तर पर सरपंच भी आपदा प्रबंधन के अधिकारी होते हैं, ये हमने सबने देखा है। अभी ये जो पार्ट है ये आपके इवैल्यूएशन मेथड से निकाल दिया गया है। लेकिन जब आपदा अगर आती है तो आपदा कभी बता के नहीं आती, वो मानव निर्मित आपदा हो या प्राकृतिक आपदा, वो कभी भी आ सकती है। तो अगर कभी भी आई तो हम कैसे जल्दी से जल्दी वहां से निपट ले, यानी कम से कम नुकसान हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि
आपदा अगर आती है तो उससे बहुत ज्यादा जान माल और आर्थिक नुकसान होता है, और ये ना हो इसलिए, ऐसे आपदा ना हो, सॉरी ऐसा नुकसान ना हो, इसलिए आपदा के निपटने के लिए कुछ योजनाएं जो होती है वो पहले से ही बनाई जाती है। तो जो पहले से ही योजना बनाई गई है, जो कृतियां बनाई गई है, वो सफल होंगी या नहीं होंगी, इसकी जांच प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा की जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, वो सारे डिजास्टर मैनेजमेंट के सारे लोग जो होते हैं वो प्रशिक्षित होती है, ट्रेंड होते हैं। वो लोग उसका जांच करते हैं कि हमने जो पहले अभिरूप सराव में वो लोग कुछ कृतियां बनाते हैं, कुछ प्लान तैयार करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसा करेंगे, और उसको जांचते हैं कि हमने जो प्लान बनाया है वो कितना सफल होगा या नहीं होगा। इस प्रकार आपदा से निपटने के लिए बनाई गई कृतियां अथवा यंत्रणा की कार्यक्षमता जांचने के लिए अभिरूप सराव यानी कि मॉक ड्रिल बहुत ही उपयुक्त होता है। ठीक है, जैसे आप लोग भी सराव एग्जाम देंगे, बोर्ड के एग्जाम, फाइनल एग्जाम होने के पहले आप लोग जैसे सराव परीक्षा देते हैं, उसी प्रकार अगर आपदा आती है तो आपदा आने के बाद हम उसको कैसे डील करेंगे, कितने समय में लगेंगे, कितना कम से कम नुकसान होगा, इस सभी को मापने का अभिरूप सराव ये एक जो उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी आपदा प्रबंधन भविष्य के लिए सुसज्जता का निर्माण करता है। तो देखो बच्चों, अभी मैंने जैसे बताया कि आपदा जो होती है वो प्राकृतिक हो सकती है, मानव निर्मित भी हो सकती है, और वो कभी बता के नहीं आती है, बराबर है। आग लग जाती है, अचानक आग लग जाती है, बम ब्लास्ट हो गया, दंगे हो गए अचानक हो गए, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई अचानक हो गया, किसी को पता नहीं होता है कि ये कब होगा, तो ये अचानक आती है। अब अगर अचानक आपदा आ गई तो उससे आर्थिक नुकसान होता है, जान माल का भी नुकसान होता है। तो इसलिए भविष्य में अपनी रक्षा करने के लिए आपदा प्रबंधन का गठन करना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हमने देखा था कि आपदा प्रबंधन जो होता है वो लोग क्या करते हैं, तो ये एक ऐसे नियम मतलब ऐसा एक गठन होता है जो भविष्य में अगर आपदा आती है तो हम क्या करेंगे उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार रहते हैं, पूरी तरीके से तैयारी करके रखते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसा करेंगे। अब देखो, अगर आपदा आने वाली है वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, तो उसको तो हम कम नहीं कर सकते, उस आपदा को हम टाल नहीं सकते, लेकिन उसकी भयावहता जो है, उसका जो डर है, उसको हम कम कर सकते हैं कि हम सुसज्ज है, हम रेडी है, आने दीजिए कोई भी आपदा आने दीजिए, हम रेडी है। जैसे कि हम बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाते हैं, अगर हमने कोई एग्जाम दी नहीं है तो बच्चों के मन में जैसे बोर्ड के एग्जाम का एक डर रहता है, जैसे ही हम सराव परीक्षा लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अपने बृहन्मुंबई नगर पालिका की जितनी भी स्कूलें हैं, सब में अपने 5-5 सराव परीक्षाएं होती है, तो 5 बार सराव परीक्षा देने की वजह से क्या होता है, मन का परीक्षा का जो डर होता है वो डर निकल जाता है। उसी प्रकार आपदा प्रबंधन जो है वह भी सुसज्जता से रेडी रहता है, सुसज्ज है कि कोई भी आपदा आने दीजिए, हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे, या हमारे पास इतनी सारी विधियां हैं, हम इसका इस्तेमाल करके हम जान माल को बचा सकते हैं, आर्थिक नुकसान को बचा सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं। इसलिए प्रभावी आपदा प्रबंधन भविष्य के लिए सुसज्जता का निर्माण करता है। प्रथमोपचार का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। अब देखो बच्चों, आपदा जो है वो कभी भी कहीं पे भी आ सकती है, हमारे स्कूल में भी आ सकती है, किसी बच्चों के बीच में दंगे हो जाते हैं, आग लग सकती है, ऐसे कहीं पे भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगर हमें पता है कि प्रथमोपचार कैसा करना है, बच्चों को पता है कि प्रथमोपचार कैसा करना है, तो ऐसे परिस्थिति में हम ऐसे व्यक्ति को बिना कष्ट दिए उसका अगर हम प्रथमोपचार कर सकते, तो डॉक्टर के आने तक, उसको हॉस्पिटलाइज करने के पहले तक हम उसको अगर बचा लेते हैं, डॉक्टर के आने तक अगर हमने उसको बचा लिया, तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर में हाथ में जाने के बाद डॉक्टर उनको बचा लेंगे। लेकिन जब तक डॉक्टर आए तब तक अगर हमें पता नहीं है कि उसको प्रथमोपचार कैसा करना है, तो तब तक ऐसे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो डॉक्टर के आने तक हमें ऐसे व्यक्ति को बचाना है, और ऐसे व्यक्ति को थोड़ा बहुत इलाज करना जरूरी होता है, पर ये कोई भी नहीं कर सकता। अगर प्रथमोपचार का प्रशिक्षण लिया हुआ है तो वो व्यक्ति कर सकता है और उसके प्राण बचाए जा सकते हैं, इसलिए प्रथमोपचार का प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। सो ये थे चैप्टर नंबर 5-6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 के साइंस 2 के कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक कारण। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है बच्चों, तो आप मुझे पूछ सकते हैं।
किसी को कोई प्रॉब्लम्स है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। बच्चों किसी को कोई अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो।